वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 257 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 257 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। सारे के सारे प्रश्न बढ़िया हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे बिल्कुल। तो पहला प्रश्न है, इकोसिस्टम यानी पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो है सही है। सबसे ज़्यादा जिसकी प्रोडक्टिविटी होगी वो सबसे पहले आएगा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। बताइए सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी होती है? महासागरों की होती है, मैंग्रोव की होती है। या तो महासागर है या तो मैंग्रोव है। ठीक है, दो 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 में कॉमन। सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट की, तो महासागर को हटा दीजिए। मैंग्रोव के बाद होती है घास स्थल की, घास स्थल के बाद आ जाएगा झील, और सबसे कम हो जाएगी महासागर की। तो सी है इसका आंसर। और ये बढ़िया प्रश्न है, यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा है और आरओ में भी पूछा है पहले। देखिए उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो बायोमास उत्पादन की दर या एक इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में एक विशेष पोषी स्तर द्वारा उत्पादित या प्राप्त या संग्रहित खाद्य ऊर्जा की मात्रा है। इसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में संचित ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। और सभी दिए गए पारिस्थितिक तंत्रों में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता सबसे अधिक होती है, इसके बाद घास के मैदानों की, उसके बाद झील, और सबसे कम होती है महासागर की। ये जितने भी टेस्ट हैं इनकी आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर एस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हिम तेंदुओ या हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड किस राज्य का राजकीय पशु है? मेघालय का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। कल के टेस्ट में भी हमने चर्चा की थी। हिम तेंदुआ, एक होता है हिम तेंदुआ और एक होता है क्लाउडेड तेंदुआ, यानी एक होता है स्नो लेपर्ड, दूसरा होता है क्लाउडेड लेपर्ड। जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो मेघालय का राजकीय पशु है, और जो स्नो लेपर्ड है वो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। तो सी है इसका आंसर। और दोनों के दोनों ये वुल्नरेबल हैं। देखिए हिम तेंदुआ की भौगोलिक सीमा की बात करें तो पश्चिमी हिमालय में आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में, पूर्वी हिमालय में उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी भी याद रखिएगा, लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क को हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। हिम तेंदुआ भारत में उच्च ऊंचाई पर पाए जाने वाली हिमालय की एक प्रमुख प्रजाति है। और जो हिम तेंदुआ है वो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। और मेघालय का राजकीय पशु कौन सा? क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, ये बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ सकता है। तीसरा प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, सामान्यतः जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में अधिक होती है। पर्वतीय ढालों पर जैव विविधता सामान्य रूप से अधिक ऊंचाई की तुलना में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। यह है अपनी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दो। 0 डिग्री ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ हो गया साउथ पोल। तो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहीं पाई जाएगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो यहाँ तो बर्फ़ जमी है ध्रुवों पर। ठीक है, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाएगी दोनों गोलार्धों में। यानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी घटती जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो बढ़ती जाती है। ऐसा दोनों गोलार्धों में होता है। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में निचले अक्षांशों में बहुत अधिक विविधता होती है, जैसा कि डायग्राम में देखा। क्योंकि निम्न अक्षांशों की स्थितियां जैसे कि तापमान, नमी, वर्षा आदि उच्च अक्षांशों की तुलना में वनस्पति और जीवों के लिए अधिक उपयोगी होती हैं। क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सनलाइट इसके आसपास होगी, रेनफॉल भी यहीं पर होगा, ऊपर तो केवल बर्फ़ जमी रहती है। देखिए उष्णकटिबंधीय वातावरण अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय होता है, और इस तरह के वातावरण से प्रजातियों की अधिक विविधता को जन्म मिलता है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उष्ण कटिबंध में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है जो उच्च उत्पादकता में योगदान करती है, जिससे यहाँ विविधता यानी डाइवर्सिटी अधिक होती है। देखिए ऊंचाई से जैव विविधता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।
जैव विविधता सामान्य रूप से अधिक ऊंचाई की तुलना में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वातावरण कम घना होता जाता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ ही प्रजातियां अधिक ऊंचाई पर जीवन को बनाए रखने में सक्षम होती हैं। इसलिए ऊपर होती है कम और निम्न अक्षांशों पर होती है पर्याप्त जैव विविधता। नंबर 4 पर आ जाइए। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित है? ये डायग्राम से करेक्ट कर ले जाओगे। आमाशय यानी स्टोमक में नहीं है, लिवर यानी यकृत में नहीं है, पैनक्रियाज अग्नाशय में नहीं है, ये है कपाल में, मतलब खोपड़ा यानी मस्तिष्क के आधार तल पर ब्रेन में पाई जाती है ये। देखिए पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड एक हड्डी गुहा या कपाल गुहा में स्थित होती है यानी मस्तिष्क के आधार तल पर। इसको बोलते हैं सेला टर्सिका। और पीयूष ग्रंथि का मुख्य काम क्या है? विभिन्न हार्मोन्स का उत्पादन करना और त्याग करना जो महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। जो कौन? हार्मोन्स। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से। और मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको शरीर की, और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, मतलब इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही निकल के अंदर ही रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इनमें से दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्या क्या है ये? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। गोदावरी नदी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से होकर बहती है या गुजरती है? देखिए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर स्थित है, गलत है पहला स्टेटमेंट। कृष्णा नदी ना कि गोदावरी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, दोनों के दोनों गलत हैं। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व नल्लामाला पहाड़ियों पर स्थित है, इनकरेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और कृष्णा नदी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, दूसरा भी इनकरेक्ट है। और यह वर्ष 1978 में अधिसूचित किया गया और वर्ष 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको शामिल किया गया। वर्ष 1992 में इसे राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य के रूप में पुनः नामित किया गया था। नंबर 6 पर अजय, हाल ही में खबरों में रही सॉल ऑफ स्टील चैलेंज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अभियानों से संबंधित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। सॉल ऑफ स्टील चैलेंज यह उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। डी है इसका आंसर। देखिए लगभग 1 साल होने वाला है, मतलब 10 महीने तो हो गए। 4 जनवरी 2023 को उत्तराखंड में सॉल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ऊंचे स्थानों पर व्यक्ति की सहन शक्ति का परीक्षण करना है। इस अभियान का सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और सॉल ऑफ स्टील की अवधारणा कौशल समूहों को संयोजित करना और चुनौतियों का निर्माण करना है जो उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में जीवित रहने, स्थिर होने और बढ़ने की मानव क्षमता को मजबूत करेगी। सीधे सीधे शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में। वायरोवोर क्या है? कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला शब्द। वायरोवोर को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से परिभाषित करता है? वायरोवोर एक जीव जो जीवाणु का भक्षण करता है, एक जीव जो वायरस का भक्षण करता है, रूसी और यूक्रेनी सैनिकों को प्रभावित करने वाला एक न्यूरोजेनिक विकार है, या फिर UNFPO द्वारा प्रतिबंधित एक कार्सिनोजेनिक कीटनाशक। क्या है ये? यह है एक जीव जो वायरस का भक्षण करता है, यानी ए है इसका आंसर। देखिए शोधकर्ताओं ने पहले ज्ञात वायरोवोर अथवा एक ऐसे जीव की खोज की है जो वायरस का भक्षण करता है। खाद्य श्रृंखला में वायरस की भूमिका संबंधी नए निष्कर्ष सूक्ष्म स्तर पर हमारी सोच और समझ को बदल सकते हैं, और इसकी पहचान जो है प्रजीव की एक वास्तविक प्रजाति के रूप में की गई है जो वायरस का भक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। क्या क्या है ये? धान के खेत, कोयला खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन मीथेन के स्रोत हैं जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन CH4 जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से किन किन से निकलती है? मीथेन धान के खेतों से तो निकलती है, लेकिन केवल एक वाला कोई ऑप्शन नहीं है। आर्द्र भूमियों से भी निकलती है। एक और चार हो गया क्या?
खनन से भी निकलती है, खनन कोयला खनन से निकलती है। 1 2 4 हो गया, 1 2 4 है ऑप्शन। पालतू पशु जो चरते रहते हैं ना, वो चबाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं अपना ईंधन, ठीक है, अपना खाना जो भी है उनका चारा वारा, तो उससे भी निकलती है मीथेन। ये तो सारे के सारे हैं पालतू पशु भी, तो 1 2 3 4 डी है इसका आंसर। देखिए मीथेन यानी CH4 का अधिकांश हिस्सा धान के खेतों के माध्यम से वातावरण में उत्सर्जित होता है, पहला सही है। मीथेन यानी CH4 कोयले के निर्माण की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बनने वाली गैस है। जब कोयले का खनन किया जाता है तो मीथेन कोयले की तह और आसपास के चट्टानी संस्तर से उत्सर्जित होती है, तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। देखिए विश्व के अधिकांश पशुधन जुगाली, जुगाली मतलब जो च्यू करते रहते हैं, वो चबाते रहते हैं पशु, कौन कौन? भेड़, बकरी, ऊंट, मवेशी जैसे कि भैंस हो गई, गाय हो गई, जिनके पास एक अनोखा और 4 कोष्ठ वाला आमाशय होता है यानी स्टोमक। रूमेन नामक कक्षा में बैक्टीरिया द्वारा भोजन का विखंडन होता है और उप उत्पाद के रूप में मीथेन उत्सर्जित होती है। पशुओं की जुगाली यानी च्यू करने से और अपशिष्ट से मीथेन गैस निकलती है, ठीक है, जो गोबर उबर करते हैं वो। तो पशुधन भी हो गया, पशु भी हो गए, तो तीसरा भी हो गया। चौथा क्या है? आर्द्र भूमियाँ विश्व में वायुमंडलीय मीथेन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत हैं और इससे यह जलवायु परिवर्तन के संबंध में चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। देखिए आर्द्र भूमियों में जल भराव वाली मृदा एवं पौधों तथा जानवरों की विशिष्ट प्रजातियां मिलती हैं। जल संतृप्ति का यह उच्च स्तर मीथेन उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो चारों के चारों सही हो गए, चारों के चारों से उत्सर्जन होगा मीथेन CH4 का। फ्लाई ऐश भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फ्लाई ऐश ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट की कुछ पोर्टलैंड सीमेंट सामग्री के प्रतिस्थापन के रूप में किया जा सकता है। कौन सा इसमें सही है दोनों में से? फ्लाई ऐश के संदर्भ में दोनों के दोनों कथन सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए फ्लाई ऐश बिजली उत्पादन संयंत्र में कोयले को जलाने का उत्पाद है, उपोत्पाद है, और इसके कुछ व्यावसायिक उपयोग हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण की ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश की ईंटें वजन में हल्की होती हैं, उच्च संपीड़न शक्ति वाली होती हैं और कम ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। तो पहला सही हो गया। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट की कुछ पोर्टलैंड सामग्री के प्रतिस्थापन के रूप में किया जा सकता है। जब इसे चूने और पानी के साथ मिलाया जाता है तब फ्लाई ऐश पोर्टलैंड सीमेंट के समान एक यौगिक बनाता है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। अब है 10वां प्रश्न। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार करेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से कौन से राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, बिल्कुल। मानस असम का टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी टाइगर रिजर्व है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का टाइगर रिजर्व नहीं है, शेर मिलेंगे इसको, इसमें आप जाओगे तो। 1 3 4 1 3 4 ए है इसका आंसर। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का टाइगर रिजर्व है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का शेरों के लिए है, एशियाई शेरों के लिए है। 11वां प्रश्न है, भारत ने कहाँ से चीतों को पुनर्स्थापित किया है? कहाँ से किया है? साउथ अमेरिका से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं, अफ्रीका। देखिए एशियाई चीता भारत में स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुका है और ईरान में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। अतः ईरान से उसको पुनर्वासित नहीं किया जा सकता, इसलिए चीते हमने अफ्रीका से मंगवाए और वहाँ इनकी संख्या 100 से भी कम बची है ईरान में। और इसी के समाधान स्वरूप भारत दक्षिण अफ्रीका से चीतों को पुनर्वासित करने की योजना बना रहा है। वीपीएन क्या है? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट प्रक्रिया के दौरान हैकिंग से बचाने वाली कोई तकनीक है क्या? इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने वाला कोई सॉफ्टवेयर? यह इंटरनेट पर एक एन्क्रिप्टेड कनेक्शन है? या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना क्या है? वीपीएन।
देखिए वीपीएन जो है एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी पहचान को क्या करता है, छुपाता है। ठीक है, हैकिंग की कोई तकनीक नहीं है ये। इंटरनेट की स्पीड को नहीं बढ़ा सकता है वीपीएन लगाकर, तो इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है थोड़ी सी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी नहीं है। यह इंटरनेट पर एक एनक्रिप्टेड कनेक्शन है। सी है इसका आंसर। आपकी पहचान को छुपाता है। देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करते समय सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने के अवसर का वर्णन करता है। वीपीएन इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करते हैं और उपयोगकर्ता की ऑनलाइन पहचान को छिपाते हैं। मान लीजिए आप इंडिया के दिल्ली से सर्फिंग कर रहे हैं, अगर आप वीपीएन का यूज़ करते हैं कि वीपीएन सॉफ्टवेयर का, वीपीएन ढेर सारे सॉफ्टवेयर फ्री भी आते हैं, पेड भी आते हैं। तो उससे क्या होगा, वीपीएन की सहायता से आप मान लीजिए दिल्ली, न्यू दिल्ली, इंडिया से आप सर्फिंग कर रहे हो, तो वीपीएन का उपयोग करके आप अपनी पहचान जो है श्रीलंका दिखा सकते हो, यूएस दिखा सकते हो, इंडोनेशिया दिखा सकते हो, किसी भी देश से दिखा सकते हो। बहुत सारी साइटें होती हैं जो इंडिया में बैन है, किसी दूसरे देश में बैन नहीं है, तो उस देश के वीपीएन का यूज़ करके आप उस साइट को ओपन कर सकते हो। जैसे टोरेंट, बहुत सारी साइटें बैन है इंडिया में, लेकिन वीपीएन का यूज़ करके उनको खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दार एस सलाम घोषणा का संबंध किससे है? वर्ष 2030 तक भारत से कैंसर का उन्मूलन करना, वर्ष 2030 तक बच्चों में एड्स को समाप्त करना, वर्ष 2030 तक बच्चों में टीबी को समाप्त करना, विश्व के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। दार एस सलाम। देखिए वर्ष 2030 तक बच्चों में एड्स को समाप्त करना भी है इसका आंसर। दार एस सलाम घोषणा, यह वर्ष 2030 तक बच्चों में एड्स को समाप्त करने के लिए की गई घोषणा है। बच्चों में एड्स को समाप्त करने के लिए वैश्विक गठबंधन की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में यह घोषणा की गई, जो 12 अफ्रीकी देशों को यूएन एड्स और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ लाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जैव विविधता विरासत स्थल के संदर्भ में विचार करेंगे। जैव विविधता विरासत स्थल केवल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में विस्तृत है। इन्हें जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। देखिए पहला तो गलती है, जहाँ केवल किंतु परंतु वाले स्टेटमेंट होते हैं वो गलती है। ऐसा नहीं है केवल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में विस्तृत है, क्यों जलीय में नहीं है क्या ये? और स्थानीय सरकार है यानी राज्य सरकार, तो सही पूछा है, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए जैव विविधता विरासत स्थल समृद्ध जैव विविधता वाले ऐसे क्षेत्र हैं जो अद्वितीय और पारिस्थितिकीय रूप से सुवैध पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो स्थलीय, तटीय और अंतर्देशीय एवं समुद्री जल में विस्तृत है। ऐसा नहीं है केवल स्थलीय। इन्हें जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है, न कि केंद्र सरकार के द्वारा। हाल ही में समाचारों में रही वुहान घोषणा संबंधित है किससे? इनमें से कोविड-19 से नहीं है वुहान घोषणा, यह वेटलैंड के संरक्षण के लिए व्यावहारिक कार्यवाही के आह्वान की घोषणा है। बिल्कुल ये सही है, बी वाला स्टेटमेंट। देखिए वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन यानी COP14 ने वुहान घोषणा को अपनाया, और वुहान घोषणा के तहत विश्व भर में आर्द्रभूमि के संरक्षण, उनकी बहाली, उनका प्रबंधन और स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक कार्यवाही करने का आह्वान किया गया। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1980, 1972, 1986, 1962। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1962, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। नंबर 17 पर आ जाइए, बढ़िया प्रश्न है ये। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी किस अधिनियम ने घोषित किया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, या जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कब कब हुए, किस किस वर्ष हुए, ये भी मैच करने के लिए पूछ लेता है।
गंगा को भारत की राष्ट्र नदी जिस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई, जिसने गंगा को भारत की राष्ट्र नदी घोषित किया। तो विकल्प भी सही है। ये प्रश्न भी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? जल शक्ति मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री या पर्यावरण मंत्री? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, बी या डी? भारत के प्रधानमंत्री। देखिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई, जिसने गंगा नदी को भारत की राष्ट्र नदी घोषित किया। यह गंगा नदी के लिए वित्त पोषित कार्यान्वयन, निगरानी और समन्वय प्राधिकरण है और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत है। जल शक्ति मंत्री भी कर सकते थे, लेकिन करते हैं कौन? पीएम। ये प्रश्न बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है? बताइए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पतिक उद्यान, जैव मंडल रिजर्व। इसका आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल रिजर्व, ए। तो जैव मंडल रिजर्व होते क्या हैं? जैव मंडल रिजर्व में स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं। इससे जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना जैव विविधता और मानव जीवन दोनों के सतत संरक्षण के लिए की जाती है। अंतिम प्रश्न है, एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक वायु, मृदा, प्रकाश, जल क्या है? प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? सूर्य का प्रकाश है, चाहे वो जलीय पारितंत्र हो या स्थलीय पारितंत्र हो। उत्पादकता का सीमा कारक है सूर्य का प्रकाश, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता के सीमा कारक क्या है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट। ये पौधों के लिए, और कोई सैटेलाइट जा रहा है ना किसी दूसरे प्लेनेट पर या ग्रह पर या उपग्रह पर, तब भी जो मेन ईंधन का स्रोत है वो यही है, सूर्य का प्रकाश। तो 20 प्रश्न बहुत अच्छे थे ये। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।